हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ एक और सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यार जो क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएं। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखें और साथ में कॉपी पेन भी उठा लें ताकि साथ में सवाल भी सॉल्व करते रहें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, साथ साथ में सवाल सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो भाई आज जो है सेकेंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेना और आगे भी और पार्ट भी आएंगे तो वो आपको देखने हैं। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आज का देखते हैं क्या हमें करना है, क्या क्या क्वेश्चन है। तो भाई आज जो क्वेश्चन है वो डायमेंशन निकालने के हैं। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन यूजुअली पेपर में पूछी जाती है ना। वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटी हैं, अगर आप किताब उठाएंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 250-300 क्वांटिटी जो हैं आपको दिखेंगी जिनकी की डायमेंशन निकाली हुई होगी। ठीक है, तो सारी तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर कर लेनी है। ठीक है, बाकी भाई आपके स्कूल में क्या पूछा जाएगा वो टीचर पे भी डिपेंड करता है। तो जो अच्छे टीचर होते हैं यूजुअली वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें पूछते हैं, लेकिन कई स्कूलों में क्या होता है टीचर जो कुछ भी पूछ लेता है, जो कुछ भी मतलब 12th क्लास का भी कोई ऐसा क्वांटिटी पूछ लेगा जो आप बिल्कुल 12th के लास्ट में पढ़ोगे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम जो है यहाँ पर कवर कर पाएँ और आप जो है कम से कम मैक्सिमम जो है आपके चांस हो कि अपना जो ये वाला क्वेश्चन है कम से कम वो ना छोड़े। ठीक है, तो चलो आज डिस्कस करते हैं। तो भाई अब जो है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डायमेंशन बिल्कुल हमने छान के लाए हैं आपके लिए। तो बिल्कुल जो है सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहला पूछा है कि डायमेंशन ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो कई लोगों ने पढ़ लिया होगा, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। लीनियर डेंसिटी जो होती है उसका मतलब होता है आपका कोई मान लो रॉड है और उसकी लेंथ दी हुई है आपको और मास दिया हुआ है। तो मास पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें कि पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर में या पर सेंटीमीटर में कितना उसका मास है, उसको हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लैम्डा का यूज करते हैं, कई बार माइक्रो का यूज भी करते हैं। लीनियर डेंसिटी को माइक्रो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई, तो लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा क्या बोला मैंने आपको, मास पर यूनिट लेंथ। तो भाई यहीं से डायमेंशन आ गई, बस मास पर यूनिट लेंथ है तो ml-1। तो भाई सिंपल है ये। तो लीनियर डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो आपकी ml-1 होगी। ठीक है, ऐसी आपकी जो है एरियल डेंसिटी भी हो सकती है, यानी कि वी कैन से मास पर यूनिट एरिया। तो अगर ये डायमेंशन आपसे पूछता एरियल की या फिर एरिया डेंसिटी भी बोलते हैं कई बार, एरियल डेंसिटी या फिर एरिया डेंसिटी भी बोलते हैं। तो भाई उसका जो डायमेंशन आएगा वो आपका आएगा मास पर यूनिट एरिया, यानी मास बाय एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L² होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो L² हो जाएगा। तो ये ml-2 आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर आपकी नॉर्मल डेंसिटी पूछेगा उसको वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं या सिंपल डेंसिटी भी बोलते हैं, वो आपको पता ही है कि जो डेंसिटी आपकी होती है या वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, उसकी डायमेंशन मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मास बाय L³ आएगा। तो ml⁻⁻3, इसको सिंपल डेंसिटी भी बोलते हैं। तो इसको हम डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन डेंसिटी के और भी वेरिएशन है, जैसे एक आपका लीनियर डेंसिटी है वो एरियल डेंसिटी है। तो ठीक है, तो हर तरह की डेंसिटी आपकी होती है। लीनियर मतलब मास पर यूनिट लेंथ, एरियल मतलब मास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूमेट्रिक मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये इजी क्वेश्चन था, है ना, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ जाता है कई बार। और ये लीनियर डेंसिटी का यूज आपको जो पड़ता है, आप जो चैप्टर पढ़ेंगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जब आएगा, वहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालने का आएगा, वहाँ पे यूज करेंगे। उसके अलावा जब स्ट्रिंग आप वेव पढ़ेंगे, वेव चैप्टर में स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी से आपको मतलब होगा, तो वो सब आप देखेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है ml-1, T⁻0 भी आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा, टीचर को थोड़ा फीलिंग आएगी, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। डेंसिटी ऑफ पावर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने कहीं भी कोचिंग ली है या पढ़ा है या आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो भाई ये आपने पढ़ा ही होगा। पावर की जो डायमेंशन होती है अगर आपने निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे। पावर जो होता है वो यार एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। अब वर्क डन की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए और टाइम की तो पता ही है आपको, T होती है। तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है भाई, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की होती है ml-T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ml² हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम। ठीक है, तो
कई बच्चे पूछते हैं सर कि मेरे को सारी डायमेंशन के याद करने की जरूरत है, तो नहीं यार, याद नहीं करनी है, आप कर भी नहीं सकते सारी डायमेंशन याद। तो आपको ट्राई करना है कि बेसिक आपको याद रहे। जैसे मेरे को यहाँ पे फोर्स की याद थी, तो मैंने क्या किया, फोर्स इंटू लेंथ किया, तो मेरी जो है ml² t-2 हो गई, ठीक है। तो याद नहीं किया मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो ये ml² हो गया, t की पावर यहाँ पे -2 है, ये जाएगा तो -1 और हो जाएगा, तो t की पावर -2 और -1 करेंगे तो -3 हो जाएगी पावर। तो -3 जो है इसकी पावर हो जाएगी। ये आपकी डायमेंशन किसकी हो गई, पावर की डायमेंशन हो गई, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ml² t-3। नाउ इट इज इम्पल्स। इम्पल्स की डायमेंशन क्या होगी? इम्पल्स जो आता है न्यूटन्स लॉ में, ये टॉपिक आता है आपका इम्पल्स का। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स की दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रेशन, या अगर आपने अभी ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो f इंटू डेल्टा टी मान सकते हो, इसका समेशन। ये इम्पल्स होता है। एक डेफिनेशन तो ये होती है आपकी, और दूसरी डेफिनेशन होती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन, क्या होता है बताओ? तो कई लोगों ने अगर गैस करा होगा, बताओ क्या होता है? चेंज इन, यस, मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप डायमेंशन अगर निकालेंगे तो इससे या इससे निकालेंगे, सेम डायमेंशन आएगी। देखिए क्या डायमेंशन आएगी, फोर्स इंटू टाइम है ये, तो डायमेंशन इसकी जो होगी वो फोर्स इंटू टाइम की डायमेंशन होगी, इम्पल्स की जो डायमेंशन है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया फोर्स की डायमेंशन आपको याद रखनी है ml t-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t। तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ml t की पावर -2 + 1 करेंगे तो -1 पावर आ जाएगी। डन। तो भाई ये आपकी आ गई इम्पल्स। इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम से, तो इसकी डायमेंशन इक्वल टू जो है मोमेंटम की होती, क्योंकि जो चेंज होता है ना, जब भी आप चेंज इन निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो उसकी डायमेंशन जो है मोमेंटम की आती है। चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो डायमेंशन वेलोसिटी की आएगी। चेंज इन मान लो मैं निकालूं डेंसिटी, तो डायमेंशन डेंसिटी की आएगी। तो चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन जो है मोमेंटम की डायमेंशन आएगी, मोमेंटम, राइट। चलिए, मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो डायमेंशन हो जाएगी m इंटू वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? याद होगा आप लोगों को, L पर यूनिट टाइम, तो LT-1, mL-T-1 जो है हमारी डायमेंशन आ गई इम्पल्स की। तो देखो सेम आई दोनों, mL-T-1, mL-T-1, तो इम्पल्स की डायमेंशन सेम आएगी, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पेपर में आपको जो भी फॉर्मूला याद आ रहा है उससे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और सारी डायमेंशन आपको याद नहीं करनी, निकाल के दिखानी है। पेपर में अगर आएगा तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा कि उसमें लिखा कि राइट द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स और आपने सीधा लिख दी, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप लिख सकते हो, लेकिन यूजुअली वो ड्राइव ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, ठीक है। क्वेश्चन यूजुअली ऐसा आता है। इसमें लिखा है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन बताइए क्या होगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? कोई भी ग्रेडियंट अगर होगा, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, या मैं बोलूँ एक्सेलेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा x बाय डेल्टा टी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपॉन में हर जगह डेल्टा टी आ रहा है। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो डेल्टा v बाय डेल्टा टी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ग्रेडियंट आप निकालोगे तो ग्रेडियंट में क्या होगा, अपॉन में लेंथ आती है, डेल्टा x आता है। तो मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपसे पूछा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हुआ आपका वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लेंथ डेल्टा x, ठीक है। मतलब अगर मैं मान लो पानी है, तो पानी की जो फ्लो है मान लो रिवर में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। तो अगर मैं मान लो 2 सेंटीमीटर आगे जाऊं तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कुछ है तो यहाँ पे कितनी है, तो कितना वेलोसिटी का चेंज आया, मतलब यहाँ पे मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, तो 3 का चेंज आया। कितने डिस्टेंस में आया, मान लो 2 मीटर में आया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी 3 हो गया मान लो, और यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर बाय चेंज इन लेंथ, कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना है, यहाँ पे इतना है, तो कितनी लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे कई सारे ग्रेडियंट आपके हो सकते हैं। 12th क्लास में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आएगा, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन लेंथ, ठीक है।
तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगी। और हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछते हैं, आपको बता दूं मैं चलते हुए कि कौन सा ग्रेडियंट जो है डायमेंशन लेस है, कौन सा ग्रेडियंट डायमेंशन लेस है। तो भाई देखो डेल्टा एक्स है अपॉन में, तो अगर ऊपर भी डेल्टा एक्स आ गया तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अपॉन में डेल्टा एक्स है, ऊपर भी अगर डेल्टा एक्स आ गया तो कट जाएगा दोनों का डायमेंशन। तो ये वाला ग्रेडियंट जो है डायमेंशन लेस है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ग्रेडियंट। डिस्टेंस ग्रेडियंट जो होता है या डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, वो आपका डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है ये, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो जब अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जब तो मैं कई सारी चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी है, अभी आपको बताया चेंज जब भी होगा डायमेंशन सेम आएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन जो होती है LT-1 अपॉन में डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, मैंने टी लिख दिया गलती से, मिटा लेते हैं, रबर लाओ, ये रो नटराज की रबड़ चाहिए यहाँ पे, नटराज की रबड़ से मिटा दो। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया L, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा T-1। तो डायमेंशन क्या आई आपकी T-1, और अगर सुंदरता से लिखना चाहो तो M0 L0 T-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ऐसे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट भी निकाल सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, और डिस्टेंस ग्रेडियंट तो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। सही आया हमारा, ठीक है। राइट द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई देखो, एनर्जी कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, इलास्टिक हो, सबकी डायमेंशन सेम आती है। क्या आती है डायमेंशन सबकी सेम। तो एनर्जी की डायमेंशन हमें निकालनी है यहाँ पे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी से ही निकालेंगे हम लोग। तो भाई काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने अगर वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है तो हाफ mv² के बराबर होती है। कितनी होती है, हाफ mv²। अब मुझे डायमेंशन निकालनी है, तो हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, m और v की डायमेंशन होगी, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m और v की डायमेंशन होती है LT-1, और डिस्टेंस बाय टाइम उसका स्क्वायर करेंगे तो L² T⁻² आ जाएगा, और ये m आ जाएगा। तो भाई डायमेंशन आ गई mL² T-2। तो कोई भी अगर आपकी एनर्जी आएगी, सबकी डायमेंशन सेम आएगी, चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, वैसे अगर आप देखेंगे तो, और वर्क डन भी जो होता है वो भी सेम, उसकी डायमेंशन भी सेम आएगी, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी जो होता है वो लगभग सेम थिंग्स होती हैं। तो वर्क डन की अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डायमेंशन सेम आएगी। अगर मैं वर्क निकालूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है ml T-2 होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो L आएगा, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी mL² T-2। देखो सेम आई। तो जब आप वर्क करेंगे तो एनर्जी स्टोर होगी, है ना, या एनर्जी अगर आप पे है तो आप वर्क कर सकते हो, तो दोनों की डायमेंशन सेम होती है। तो कोई भी एनर्जी हो या वर्क हो, डायमेंशन क्या होती है, सेम। ठीक है, चलो आगे मूव करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम चीजें हैं, डायमेंशन सेम है लेकिन चीजें अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो mL² T-2 लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। जैसे आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ऐसी एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है या रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो वो ओमेगा होती है। क्या होती है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई ये क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कितना थीटा चला वो, और बाय टाइम। जैसे वहां पे डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे एंगल निकालते हैं, तो थीटा बाय टाइम। ठीक है जी, तो थीटा की तो डायमेंशन कुछ होती नहीं है, थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आपको पता होगा। थीटा जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है, डायमेंशन कट जाती है, तो थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो डायमेंशन केवल टाइम की होगी, तो कितनी आ जाएगी ये T-1, और ऊपर चला जाएगा T-1 आ जाएगी। अब लेकिन हमें क्या निकालनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आपका जो होता है वो अल्फा होता है, अल्फा से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा v की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एंगुलर होती है, एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, लीनियर तो होती नहीं, यहाँ पे एंगुलर लिखेंगे। ठीक है, मतलब लीनियर नहीं लिखते हम लोग, एंगुलर लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, जो उसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी की, उसकी डायमेंशन क्या है, T-1 है।
अपॉन में क्या है t, तो क्या होगा t से t कट जाएगा, डायमेंशन खत्म हो जाएगी। ऐसी गलती मत करना, t से t नहीं कटेगा, t ऊपर आएगा और क्या हो जाएगा t माइनस वन, यानी कि क्या कर दो 2t माइनस वन। कई बच्चे तो ऐसे 2t माइनस वन भी कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा t की पावर -1 और -1 यानी t की पावर -2, तो -2 आएगी। और अगर ढंग से लिखना हो तो m0 L0 t की पावर -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर फटाफट से। m0 L0 t -2, वेरी मच करेक्ट, तो बिल्कुल करेक्ट है। कपल की डायमेंशन हमें निकालनी है। कपल क्या होता है भाई? ये कपल वो वाला कपल नहीं है जो आप लोग बोलते हैं घूमने चले गए पार्क में, वाले कपल नहीं है ये जो है फिजिक्स वाला कपल है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? इसकी डायमेंशन आपकी होती है, कपल इज एक तरह का कपल मतलब होता है कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं आपके और दोनों बराबर हैं और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस को हम बोलते हैं कपल। फोर्स इनटू जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम कपल बोलते हैं। तो F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम कपल बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क की तरह होता है लगभग, इसको हम डी कपल बोलते हैं। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको, ml/t-2 होती है, डिस्टेंस आपका l होता ही है, तो क्या आ गया डायमेंशन ml²t-2। तो जनाब हमने इसकी भी डायमेंशन निकाल ली है, ml²t-2। चेक कर लेते हैं एक बार, ml²t-2 इज द राइट आंसर। तो भाई इसकी भी डायमेंशन आ गई है। इजी है यार, अगर आपको डेफिनेशन पता है ना सारी तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है डायमेंशन को, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स आपका आया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी सेम चीज है आपकी। मोमेंट ऑफ फोर्स भी जो होता है, अगर कहीं पे मान लो टॉर्क होता है एक तरह का, टॉर्क ही है मतलब ऐसा फोर्स आपका लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है और यहाँ से इसका डिस्टेंस d है, तो हम क्या बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू डी। ठीक है, फर्क क्या है कपल में? कपल में दो फोर्स थे, यहाँ पे एक ही फोर्स है और हम इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं फोर्स का, तो क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डी। डायमेंशन फिर सेम आ जाएगी जो कपल की आ रही थी, ml/t-2 तो ये है ही, इंटू डी करोगे तो मतलब l से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ml²t-2 आ जाएगा। ml²t-2 इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, ml²t-2। चेक कर लें, ml²t-2 इज करेक्ट। ठीक है, तो यानी कि टॉर्क की डायमेंशन जो आपकी आएगी और जो आपकी डायमेंशन कपल की आएगी और जो आपकी डायमेंशन किसकी थी अभी हमने निकाल दी, मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर हम निकालें तो सबकी डायमेंशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, अब पूछा आपसे डायमेंशन ऑफ वर्क डन, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं आपको, तो ये मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ml/t-2 आता है, फोर्स इनटू l करोगे तो ml²t-2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर, ml²t-2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक हीट। अब भाई ये थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कई बार डायमेंशन आपसे पूछ लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद कर लो क्या होता है। अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो हीट इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इंटू डेल्टा थीटा के बराबर जो आप हीट देते हो उसके बराबर आता है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी मेरे को अब डायमेंशन किसकी निकालनी है, एस की। तो एस क्या हो जाएगा मेरा, एस मेरा हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में m इंटू डेल्टा थीटा। भाई ये q है और ये थीटा है, दोनों को मर्ज मत कर देना, काट मत देना, वो q है वो थीटा है। ठीक है, अच्छा अब q की डायमेंशन क्या होगी बताओ, हीट की डायमेंशन। आप कहेंगे हीट की डायमेंशन तो जूल होती क्या होती है, पता नहीं सर क्या होती है। भाई हीट जो है वो एनर्जी के बराबर होता है ना। हीट और एनर्जी जो है दोनों सेम चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा कि दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट को एनर्जी में, एनर्जी को हीट में। और इनफैक्ट एसआई सिस्टम में दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की जूल है। पहले एक को कैलोरी में लेते थे, को जूल में लेते थे, बाद में दोनों को जूल में लेने लगे क्योंकि दोनों चीजें सेम है। तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो किसकी आएगी, जो वर्क की आएगी। वर्क की डायमेंशन क्या आई थी अभी, एनर्जी की या वर्क की डायमेंशन जो आएगी क्या आई थी अभी, ml²t-2 आई थी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, अपॉन में m। ठीक है, और अपॉन में डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या लिख सकते हो, केल्विन लिख सकते हो या डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो दोनों लिख सकते हैं। तो मैं डेल्टा थीटा ही छोड़ देता हूँ इसको, डेल्टा थीटा अगर मैं लिख दूँ इसको तो आपका क्या आ जाएगा, ये m0, m तो 0 हो गया, कट गया, l का स्क्वायर t का पावर -2 डेल्टा थीटा की पावर
-1, या फिर आप केल्विन की पावर -1 भी कर सकते हो। कई किताबों में k की पावर -1 लिखा हुआ है, कई जगह डेल्टा थीटा -1 भी लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, हमने क्या लिखा हुआ है, L स्क्वायर t - 2 k की पावर -1। अच्छा, यहाँ पे m कैसे बच गया, एक बार यहाँ पे m भी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, m बचेगा क्या? नहीं, m नहीं बचेगा यहाँ पे, तो m नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। m s डेल्टा टी हमने लिखा, m L स्क्वायर t - 2, m डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा की जगह आपने ये लिखा, m से m कट गया। हाँ, m की पावर 0 आनी चाहिए, आई थिंक वो मिस हो गया यहाँ पे, m की पावर 0 आनी चाहिए, ठीक है। k की पावर -1 लिखा हुआ है, राइट। अब आते हैं लेटेंट हीट पे। लेटेंट हीट जो है एक तरह की हीट होती है, वो भी आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। जब आपकी जैसे मान लो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो आपने हीट दिया लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। आपने हीट दिया लेकिन क्या होता है, बर्फ पानी में जब आती है तो 0 डिग्री से 0 डिग्री पे आती है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है ना ms डेल्टा थीटा वाला, जो अभी हमने पढ़ा था स्पेसिफिक में, वो फेल हो जाता है, क्योंकि डेल्टा थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 है ना। तो वहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो है Q = मास इंटू लेटेंट हीट। L जो है हमारी लेटेंट हीट है, तो L क्या हो जाएगा, L का अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो Q/m आएगा। अब Q क्या है, आपका हीट है, हीट मतलब क्या है, एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्या है, वर्क है। तो भाई वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर t - 2 होता है, मास से डिवाइड करोगे तो मास उड़ जाना चाहिए, आई थिंक m0 L स्क्वायर t - 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन हो जाएगा, एक बार चेक कर ले आंसर। m0 खुल जा सिम m0 L2 t की पावर -2, m0 L2 t की पावर -2, इस बार सही लिखा हुआ है ना। पिछली बार मास कट रहा था, पावर 0 लगाई थी, इस बार 0 पावर लगा दी, ठीक है। तो भाई m0 है वहां पे, राइट। चलो आगे चलते हैं, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस की डायमेंशन क्या होगी? यंग मॉडुलस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़ोगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, कि यंग मॉडुलस क्या होता है। तो भाई देखो, 3 चीजें यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। एक तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और फिर यंग मॉडुलस, इनका रेशो होता है, ठीक है। यंग मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। तो आपको डायमेंशन जो है ना, वो स्ट्रेस की भी पूछ सकते हैं आपसे, स्ट्रेन की भी पूछ सकते हैं। स्ट्रेन की तो कम पूछेंगे, क्यों कम है ना, स्ट्रेन की कम पूछते हैं। क्यों कम पूछते हैं, उसका रीजन बताऊंगा अभी। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे आपने कोई वायर है, मान लो उसको आपने खींचा, तो उसकी वायर में कितना फोर्स लगाया आपने, और उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है, πr² जो होता है वो कितना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन आपकी होती है ml t - 2, एरिया होता है L स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो गई, ml - 1 t - 2 आपकी डायमेंशन हो गई स्ट्रेस की। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, स्ट्रेन आपका होता है कि मान लो मैंने वायर को खींचा, तो चेंज इन लेंथ कितनी है उसकी और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, उसका रेशो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन कई तरह का हो सकता है, कई बार आप एरिया को बड़ा करते हो तो डेल्टा A/A होता है, वॉल्यूम को बड़ा कर रहे हो तो डेल्टा B/V होता है। तो हम उसको अलग अलग स्ट्रेन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, एरियल स्ट्रेन, या फिर वी कैन से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे ना, दोनों चीजें सेम है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, एरिया अपॉन एरिया है। तो ये क्या होता है, डायमेंशन कट जाती है। तो कट के डायमेंशन क्या आती है, 0 आ जाती है, मतलब m0 L0 T0 आ जाती है, ठीक है। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है, इसीलिए ये पेपर में पूछी नहीं जाती। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं पूछी जाती, तो उसका रीजन ये है कि डायमेंशन लेस होती है तो कम पूछी जाती है। स्ट्रेस पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, और यंग मॉडुलस यूजुअली पूछते हैं। तो स्ट्रेस यानी जो इसकी डायमेंशन होगी वो स्ट्रेस की होगी, क्योंकि स्ट्रेन तो है ही नहीं, डायमेंशन लेस है। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या आती है आपकी, m1 L की पावर -1 t की पावर -2 थी। स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं थी, तो इसकी डायमेंशन जो आएगी वो सेम आ जाएगी, यानी कि ml - 1 t - 2। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन हमारी जो है ये आ गई, ठीक है, राइट। तो ये हमारा यंग मॉडुलस हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ml - 1 t - 2 हमारा क्या आया था, ml - 1 t - 2 सही आया था, ठीक है। आगे मूव करते हैं भाई, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो G होता है, कैपिटल वाला G, उसकी डायमेंशन पूछ रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल G की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो इसके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में,
अगर भाई आपने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो G m1m2/r², ये फॉर्मूला था जो न्यूटन साहब ने दिया था। एप्पल सिर में जब गिरा था तो उनका दिमाग चकराया और ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया। तो भाई यहाँ से आप डायमेंशन जब निकालोगे तो क्या करोगे, G को एक तरफ ले आओ तो आपका ये बन गया। आप सबके डायमेंशन लिख लो। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की होती है mlt-2। देखो मेरा सारा काम चल रहा है, फोर्स की डायमेंशन बस याद रख रहा हूँ मैं, बाकी तो सिंपल है। मास इंटू मास करोगे तो मास का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अपॉन में मास का स्क्वायर आ जाएगा, या मास से मास काट लो एक, तो क्या आ गया, ये m की पावर -1 हो गया, ये ऊपर जाके l की पावर 1 और 2 3 और t की पावर -2। तो m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं आपसे कि व्हाट इज द डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के रिस्पेक्ट में उसकी डायमेंशन क्या है, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में डायमेंशन है, मतलब उसकी पावर पूछ रहा है वो। तो पावर कितनी है, 3। तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज 3। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो घबराना नहीं है, ये बस सुनना कि सर कोई नया आ गया है तो पढ़ाई नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, आपने वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। तो भाई ये आ गया हमारा m-1, यही आया था हमारा m-1 l की क्यूब t की पावर -2, m-1 l की क्यूब t की पावर -2। ठीक है जी। चलो आगे मूव करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स होता है लिक्विड के बीच में या लिक्विड और सॉलिड के बीच में जब वो मूव करता है। ठीक है। जब सॉलिड कोई मूव करता है लिक्विड के अंदर, या लिक्विड की 2 लेयर मूव करती हैं, उनके बीच में एक तरह का फोर्स होता है। तो आपने पढ़ा होगा अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये फॉर्मूला होता है कि जो फोर्स होता है 2 लेयर के बीच में, वो डिपेंड करता है कि लेयर का एरिया कितना है और उनका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी हमने पढ़ा था कि दोनों लेयर में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा x कितना है। तो जो फॉर्मूला बनता है F = ηA डेल्टा v बाय डेल्टा x, ये फॉर्मूला बनता है। फोर्स इक्वल टू ηA डेल्टा v बाय डेल्टा x। यहां से हम लोग इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं ईटा की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा की डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो ईटा हो जाएगा भाई फोर्स अपॉन a डेल्टा v बाय डेल्टा x। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, बार बार आ रहा है। एरिया की होती है l², वेलोसिटी आपकी होती है lt-1, डेल्टा x करेंगे तो l। ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन सारी मैंने लिख दी। वेलोसिटी की डायमेंशन ये हो गई और l डिस्टेंस की ये हो गई, एरिया की ये हो गई। अब इसे सॉल्व करें तो l से l को उड़ा देते हैं और t की पावर, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m तो एक ही है तो m तो m रहेगा, l यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे -2 पावर है तो -1 हो जाएगी। ये ऊपर जाके -2 है पावर, 2 पावर -2 होगी तो -1 हो जाएगा, और t की पावर -2 है उसमें +1 हो जाएगा, ये ऊपर जाके +1 होगा। तो -2 +1 करेंगे तो -1 आएगा। तो ml-1 t-1 शुड बी द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। इसको एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी स्फीयर को पानी में डाल दूं तो उस पर एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है F = 6π-ηRV, 6π-ηRV। ठीक है। तो यहां से भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं ईटा की। तो ईटा क्या होगा हमारा, ईटा इज फोर्स अपॉन क्या होगा, ये तो डायमेंशन लेस है, 6π का कोई डायमेंशन नहीं है। ईटा क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन 6πRV। तो डायमेंशन वाइज अगर देखें तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे mlt-2, r की डायमेंशन तो l हो जाएगी और वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 हो जाएगी। इसको सॉल्व करना है, l से l उड़ा, इसको ऊपर ले गए तो ml-1 हो गया, ये ऊपर गया तो +1 हो जाएगा। t की पावर -2 +1 करेंगे तो -1। देखो सेम डायमेंशन आ रही होगी, ml-1 t-1 सेम डायमेंशन आ रही है। तो भाई किसी भी फॉर्मूले से करोगे डायमेंशन सेम आएगी। ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट ठीक से पढ़ा है और आपको सारी चीजें ठीक से पता है तो भाई सेम आएगा आंसर, घबराना मत। ठीक है। तो ml-1 t-1, घबराते वही हैं जो ढंग से नहीं पढ़ते हैं ना, जो ढंग से काम नहीं करते है ना। कहना से ढंग से काम करा होता तो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी देख रहे होते, फिर हम वो कर रहे होते ना, कुछ और कर रहे होते, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी देख रहे होते आपके। हमने नहीं पढ़ा तभी तो लास्ट में देख रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, चलता है भाई, सब पार्ट ऑफ स्टडी। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार टीचर पूछ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है यार, जब मान लो कि कोई
दीवार है, इसके एक साइड को टेम्परेचर T1 है, एक को T2 है, तो इससे हीट फ्लो कर रही है। मान लो T2 ज़्यादा है तो हीट इधर से इधर को फ्लो करेगी। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी पड़ रही है बाहर और अंदर ठंडा है, तो हीट क्या होगी, बाहर की तरफ से अंदर को फ्लो करेगी। ठीक है, T2 से T1 की तरफ को फ्लो करेगी। तो जो हीट फ्लो करती है, कितनी हीट फ्लो करेगी, तो मान लो डेल्टा क्यू हीट फ्लो करी, कितने टाइम में करी, डेल्टा टी टाइम में। तो पर यूनिट टाइम मतलब हर घंटे में या हर मिनट में कितनी हीट फ्लो कर रही है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, हीट पर यूनिट टाइम निकाल लिया हमने। अब ये जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वॉल का एरिया कितना है। जो वॉल का एरिया है जहां पे ये गिर रहा है, मान लो यहाँ पे पूरी दीवार को बनाऊं मैं ऐसे, तो जहां पे ये आपकी वो गिर रही है, सूरज की रोशनी गिर रही है, वो आपका एरिया कितना है। ठीक है, वो आपका एरिया कितना है, ये वाला एरिया जहां पे गिर रही है ये सूरज की रोशनी। ठीक है, तो इस एरिया पे डिपेंड करेगा, ज्यादा एरिया होगा ज्यादा हीट आपकी गिरेगी और फ्लो करेगी। दूसरा जो है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, मतलब T2 माइनस T1 कितना है, डेल्टा टी भी बोल सकते हो इसको। अपॉन में ग्रेडियंट है क्योंकि, तो लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, जो वॉल की थिकनेस है एक तरह की, वो कितनी है आपकी, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, डेल्टा क्यू इज डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो प्रोपोर्शन का साइन हटके कांस्टेंट आएगा एक, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, के से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। ठीक है, अब इन्होंने डायमेंशन निकालनी है, तो के क्या हो जाएगा हमारा, के हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और ये पूरा उठ के नीचे आ जाएगा एरिया इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा लिख देते हैं अपॉन में एल, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है, अब डायमेंशन निकालनी है, तो भाई डेल्टा क्यू का मतलब हुआ एनर्जी, हीट एनर्जी हुआ, तो एनर्जी होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो, अपॉन में एरिया यानी एल स्क्वायर, डेल्टा थीटा मतलब के की के हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, एल अपॉन में एल हो जाएगा, एल से एक एल उड़ गया, टी से पावर कटेगी तो -1 आ जाएगी, -3 हो जाएगी पावर। तो ये आपकी पावर, अब ये आपका क्या आ गया सॉल्व होके, यहाँ पे कर ले, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, तो ये आ गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या बचा, एल बचा और के बचा, एल से एक एल उड़ा दो तो एम एल टी की पावर -3 के की पावर -1, एम एल टी की पावर -3 के की पावर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी डायमेंशन हम यहां से निकाल सकते हैं। लेट अस चेक द आंसर। तो एम एल टी -3 के -1, यही आया था हमारा, एम एल टी -3 के -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो यार हमने इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट डायमेंशन सारी कंप्लीट कर ली हैं। होप आप लोगों को जो है समझ में आई होंगी। एक बार खुद निकालना सारी डायमेंशन दोबारा से वीडियो को रिपीट करके, और आई विश कि आपके पेपर में यही डायमेंशन आए। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।